नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। 244 चिन्हित जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी सामग्री का जखीरा बरामद। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसा। सुरक्षा परिषद ने जमकर लगाई लताड़। सभी सदस्यों ने पाकिस्तान पर लगाया हालात बिगाड़ने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से की बात। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जताई सहमति। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई। इस दौरान देश की सुरक्षा और आगे के एक्शन पर विचार विमर्श किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा पर यह बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एसडीआरएफ टीम ने डल झील पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए आदेश दिया है। इसके मद्देनजर 7 मई को भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मई को है वो जो कल जो आने वाला दिन जो है कल वो उसमें जो है वो मॉक ड्रिल जो है हर एक मल्टी हैजर्डस डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी कोई इवेंचुअलिटी होगी वहाँ पे हम लोगों की टीम जो है लोगों को प्रिपेयर करेंगे हम कैसे जो है वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करना। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में जम्मू के एक स्कूल में छात्रों को मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 7 मई को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने लखनऊ में कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल की जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में किसी भी घटना से निपट सके। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें।
देश भर में 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए राजस्थान में भी तैयारियां की गई हैं। इसकी जानकारी देते हुए राजस्थान के कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को मॉक ड्रिल कराई जाएगी। उसमें एयर सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद आम जनता को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 7 मई को जो एयर रेड्स होती हैं, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे, उसमें अपने को जाना होता है। पंजाब में आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर आतंकवादी सामग्री का एक जखीरा बरामद किया। एसबीएस नगर के टिब्बा नागलकुला रोड के पास जंगली इलाके में एक खुफिया ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। इस दौरान 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी, 5 P86 हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि पाकिस्तान की आईएसआई और सहयोगी आतंकी संगठन पंजाब में स्लीपर सेल को रिवाइज करने के लिए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला रही है। इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रोककर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके, लेकिन वहां भी उसकी जमकर फजीहत हो गई है। इस क्लोज डोर मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए थे। यहां तक कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है। क्लोज डोर मीटिंग के दौरान यूएनएससी के सदस्य देशों ने भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को भी पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाकर भारत पर निशाना साध रहा है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए। साथ ही पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था। बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान इस मुद्दे पर किसी तीसरे की दखल के अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहता था, लेकिन सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी तरह की दखल से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस क्लोज डोर मीटिंग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, बल्कि इससे पाकिस्तान की थू-थू जरूर हो गई। इस बैठक के बाद किसी भी देश की ओर से ना तो कोई प्रस्ताव लाया गया और ना ही किसी ने इस पर कोई बयान दिया है। तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में 14 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में एसीएम के 2 पार्टी सदस्य के 4, आरपीसी मिलिशिया के 3, केएमएस के 1 सदस्य, बीसीएम के 4 सदस्य शामिल हैं। ये सभी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला कर चुके हैं। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित कांच की मस्जिद में वक्फ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से धोखाधड़ी के आरोप में ईडी ने जांच शुरू की है। जमीन पर अवैध रूप से 100 मकान बनाने और निजी उपयोग का आरोप है। वक्फ एक्ट के दुरुपयोग की शिकायत के बाद मुख्य आरोपी सलीम जुम्मा खान पठान समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। अहमदाबाद में गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन विस्तार और उसके आसपास के विस्तारों में
ईडी के द्वारा एक रेड आयोजित की गई जिसमें स्थानिक पुलिस का भी बंदोबस्त मांगा गया था। उसमें कुल 78 अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के साथ का बंदोबस्त उन्हें अलग अलग टीम बनाकर दिया गया है। ये सर्च 9 अलग अलग जगहों पे हुआ है। एक सलीम जुम्मा खान पठान करके एक आरोपी है जिनके विरुद्ध में गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में कुछ वक्त पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके घरों पे ये रेड की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के हल के लिए केंद्र सरकार के साथ में सहयोग करें। कोर्ट ने कहा कि अगर आपसी बातचीत के जरिए इस विवाद का कोई समाधान नहीं निकलता तो कोर्ट 13 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि कोर्ट के पुराने निर्देश के मुताबिक इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, पर दोनों राज्यों को अपने स्तर पर पहल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग को 4 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से अगले 4 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करने की बात कही है। कोर्ट ओबीसी रिजर्वेशन की पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चुनाव कराने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि नए आंकड़ों के साथ नए समुदाय को जोड़ने और पहले से मौजूद समुदाय को हटाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई एक लंबी प्रक्रिया है। पिछले कई सालों से चुनाव नहीं हुए हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह अधिकारी निकायों को चला रहे हैं। मामले के विचाराधीन रहने तक 2022 से पहले की व्यवस्था के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू कर चुनाव हों, ये अंतरिम व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में शानदार जीत के लिए एंथनी अल्बनीज को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, दोस्त एंथनी अल्बनीज से बात की और उन्हें उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। हम भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर भारत के गगनयान मिशन के बारे में जानकारी साझा की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2026 में भारत 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूर्ण करेगा, जिसमें गगनयान और डीप सी मिशन शामिल है। ये देश की 2 बहुत बड़ी उपलब्धियों में शामिल होगा। 2026 we hope to launch the Gaganyaan, and the same year we hope to have an immersible deep sea mission. So one Indian into the space and one Indian deep sea, almost simultaneously happening. And there also we have solicited the support, the cooperation of the Navy experts. In fact, we have 1 or 2 officers stationed over there permanently in our institute in Chennai is doing that. So this will be going to be quite a fascinating year, next year, 2026 for India, when we venture into the space and also discover. स्पेस क्षेत्र के बारे में जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में स्पेस क्षेत्र में बढ़ते स्टार्टअप और प्रोजेक्ट से भारत को आर्थिक मजबूती मिलेगी। We are currently about 8 to 9 billion US dollars, about 8.4. But the pace of our rise is happening so fast that in just next 8 or 9 years, we hope to go 5 times to almost 44 billion US dollars. So this is actually not only adding to the scientific missions, both the deep sea mission as well as the space ventures,
but this is also going to hugely contribute to the overall economic growth of India in the years to come and contribute to the making of the Viksit Bharat. और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिजोरम रेलवे लाइन से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। रेल मंत्री ने बताया कि मिजोरम रेल लाइन जल्द ही परिचालन के लिए तैयार होगी। इस लाइन का लोको परीक्षण पूरा हो चुका है और CRS निरीक्षण जारी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण में दूर संचार क्षेत्र से जुड़ी देश विदेश की कई जानी मानी कंपनियां और स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। भारत टेलीकॉम 2025 एक बेहद खास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC ने संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत टेलीकॉम 2025 भारत के दूरसंचार क्षेत्र में हो रही क्रांति का प्रदर्शक है। साथ ही भारत 6G मिशन के अंतर्गत पूरी दुनिया में 6G का नेतृत्व करेगा। We've set up 100 5G labs. Our commitment is to pioneer 10% of patents through 3GPP, ITU, as far as 6G is concerned. Today, India is not only a producer, but India is become an innovator. उन्होंने कहा कि हम विश्व की डिजिटल क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं। साल के अंत तक देश में 90% बिकने वाले मोबाइल फोन 5G इनेबल्ड होंगे। भारत का उदय टेलीफोन निर्माता कंपनियों के लिए भी लाभकारी होगा, जहां मार्केट, मैनपावर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। I extend a heartfelt invitation. Come witness the brilliance of Indian innovation. Partner with our spirited entrepreneurs and be part of India's and the world's extraordinary growth story. We are today charting the course across the world with our confidence. We are laying the foundation of a new digital world. इस आयोजन के दौरान सम्मेलन सत्र, प्रदर्शनी और B2B बैठकें होंगी, जिसमें अग्रणी भारतीय दूरसंचार निर्माता और दूरसंचार या IT सेवा प्रदाता अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। TEPC 2009 से इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है और यह इस साल आयोजन का 22वां संस्करण है। तो यहाँ पे एक लाइव वीडियो भी आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पे 100% मेक इन इंडिया के तहत ये प्रोडक्ट बना हुआ है और ये अभी मोस्ट ऑफ दी इंस्टॉल्ड है और कार्यरत कर रहा है। BSNL के 4G नेटवर्क में ये चल रहा है अभी इंडिया में। TEPC ने यह मंच दुनिया भर के संभावित खरीदारों को भारत के गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार उपकरण, सॉफ्टवेयर निर्माताओं और ICT सेवा समाधान प्रदाताओं के साथ B2B बैठकों के माध्यम से बातचीत करने और व्यापार सौदों को अंतिम रूप देने के लिए बनाया है। इस आयोजन से दीर्घकालीन व्यापार संबंध विकसित होने की संभावना है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों की नए नियमों की घोषणा की गई। इस बैठक में तबादले की नई नीति पर मोहर लगी। अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होंगे। इससे पहले संबंधित विभाग में इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित करेगी। इसके अलावा यूपी में बिजली की खरीद अडानी पावर लिमिटेड से होगी। लगभग ₹5.38 प्रति यूनिट की दर से ये बिजली खरीदी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इससे 2,958 करोड़ की बचत होगी।
वहीं यूपी में निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट कैरेज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 लागू करेगी। इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार अब बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर व तकनीकी सहयोग करने के लिए तथा डिजाइनिंग क्षेत्र के लोगों को भी देने की व्यवस्था कर रही है। सौर ऊर्जा के पैनलों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत, जो अब तक चीनी सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों का भारी खरीदार रहा है, अब इन उत्पादों को अपने ही देश में बनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों को बढ़ावा दे रहा है। इसका लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण का लाभ उठाना है। यह कदम केवल अपने 1.4 अरब लोगों की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि उन वैश्विक बाजारों से भी फायदा उठाने के लिए है जो अब अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन पर निर्भर नहीं रहने देना चाहते हैं। सरकार देश में ही बने सोलर सेल्स और बैटरियों पर मुनाफेदार सब्सिडी दे रही है ताकि कंपनियां स्थानीय स्तर पर उत्पादन करें। साथ ही सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट में विदेशी उत्पादों पर रोक भी लगाई जा रही है। इस दशक के अंत तक देश में 2.7 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 2024 में भारत ने 80 GW सौर मॉड्यूल का उत्पाद किया है। रिसर्च फर्म एम्बर के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत की पवन और सौर क्षमता लगभग 2 गुनी हो गई है, जिसके बाद भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना दिया है। देश 2030 तक अपने बिजली ग्रिड में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को शामिल करने की योजना बना रहा है। और मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले वर्ष 2022 में भारत मानव विकास सूचकांक में 133वें स्थान पर था। 1990 के बाद से भारत के HDI में 53% से अधिक सुधार हुआ है। इसके साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। UNDP ने महामारी के बाद भारत की मजबूत रिकवरी और महिलाओं के नेतृत्व में देश के विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवा पर बढ़ते फोकस की प्रशंसा की। इसके साथ UNDP की रिपोर्ट समावेशी विकास और सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल स्पैक टकरा में खिलाड़ियों के रोमांचक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। थाईलैंड से शुरू हुआ ये खेल उत्तर पूर्व के रास्ते भारत पहुंचा और अब खेलो इंडिया में इसकी धूम देखी जा रही है। DD न्यूज के साथ बातचीत में स्पैक टकरा के टेक्निकल मैनेजर डॉक्टर करुणेश कुमार ने इस खेल की जुड़ी कई अहम जानकारी साझा की। देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ ये खास बातचीत। स्पैक टकरा का खेल विश्व कप में अपनी चमक बिखेरने के बाद अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपने चमक का प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्पैक टकरा खेल के मैनेजर करुणेश जी हमारे साथ हैं। इस खेल के बारे में बात करेंगे, क्या यह है खेल और भारत में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। सर स्पैक टकरा का खेल एक हम देख रहे हैं बहुत ही रोमांचक तरीके से खेला जा रहा है, लेकिन ये नया है। अगर हम पब्लिक के लिए कहें, अगर दर्शकों के लिए कहें नया खेल है, इसके बारे में बताइए खेल क्या है और इसकी जो है इसका जो रूल्स क्या है। जैसा कि आपने बताया कि स्पैक टकरा एक नया खेल है, तो अगर खेल का जो समुदाय है उसमें अगर हम इसको देखते हैं और कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल स्पोर्ट्स से, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो हाँ उनके परिप्रेक्ष्य में ये नया है। बट इसका पदार्पण भारत में सन 1980 में हो चुका था, जब पहली बार हमने एशियन गेम्स करवाया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। उसी वक्त स्पैक टकरा का खेल एशियन गेम्स में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था मलेशिया से, और कबड्डी का भारत से शामिल किया गया था। जैसे पूर्वोत्तर में खेल शुरू हुआ भारत में, भारतीय खेल प्राधिकरण की क्या भूमिका रही इसको इस लेवल तक लेके जाने में? गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिला, जब पिछले 2 एशियन गेम्स से, मतलब जो ग्वांगझो एशियन गेम्स हुआ उससे पहले और जो एशियन गेम हुआ
उस दोनों में भारतीय सेपक टाकरा टीम ने लगातार, लास्ट में महिला टीम ने और उसके पिछले एशियन गेम में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण ने उसको 8 साल पहले ही हम प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में लाया। उसके बाद हर जगह इसकी ट्रेनिंग्स होती है। बरेली में ट्रेनिंग सेंटर है साई का, उसके बाद मणिपुर में साई का ट्रेनिंग सेंटर है, दिल्ली में साई की ट्रेनिंग सेंटर है, हरियाणा में साई की ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू ग्रास रूट पे काम हुआ। तो जब से सरकार ने इसको प्राथमिक खेलों की सूची में लाया अपने, तब से इस खेल में दिन दूना रात चौगुना प्रगति हुआ। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।